नमस्कार, दुनिया जहान में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र निरंजन। 1 जुलाई को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी शताब्दी मनाएगी। 100 साल पहले यानी 1 जुलाई 1921 के दिन ही उस पार्टी की स्थापना हुई थी जो आज चीन पर शासन कर रही है। कोई पार्टी 100 साल की हो जाए और प्रासंगिक बनी रहे, ये कोई असामान्य बात नहीं। कई पार्टियां हैं दुनिया में, जैसे अमेरिका की दोनों ही पार्टियां डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, ब्रिटेन की दोनों प्रमुख पार्टियां कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, जर्मनी की SPD सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और अपनी भारत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये सारी वो पार्टियां हैं जिनकी स्थापना चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से पहले हुई और ये आज भी अपने अपने देशों में प्रासंगिक बनी हुई है। इसके बावजूद जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी 100वीं सालगिरह मना रही है तो दुनिया के भर में, दुनिया यानी विश्व मीडिया में जितनी अहमियत इसे दी गई है उतनी शायद नहीं हुआ है या बहुत कम होता है ऐसा, जब क्योंकि किसी पार्टी का जो अवसर होता है उसे आमतौर पर उस देश का घरेलू मौका माना जाता है। लेकिन ग्लोबल मीडिया ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर काफ़ी अहमियत दी है और इस मौके पे बहुत सारी टिप्पणियाँ, विश्लेषण, उसके इतिहास से जुड़ी बातों को विकसित किया गया है। आखिर वजह क्या है? आखिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इतना ध्यान क्यों खींचा है? वजह बहुत साफ है कि आज चीन जिस हैसियत में है, चूँकि चीन खबरों का हिस्सा है, चीन रोज़ मीडिया में अपनी गतिविधियों की वजह से या अपना उसके यहाँ जो भी उपलब्धियाँ हासिल होती हैं या जो उसके भीतर समस्याएं सामने आती हैं उनकी वजहों से मीडिया में रहता है। तो जब वहाँ की सत्ताधारी पार्टी, जो एक तरह से एकमात्र पार्टी है, हालांकि वहाँ पे और भी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जो वहाँ की संसद में भी जिनकी नुमाइंदगी है, लेकिन मोटे तौर पे वन पार्टी रूल है। तो वो पार्टी जब अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही है तो उस पर दुनिया का ध्यान गया है। वजह यह है कि ये पार्टी जब रिवोल्यूशन के जरिए, क्रांति के जरिए 1949 में 1 अक्टूबर को चीन की सत्ता में आई थी, उस समय चीन एक युद्ध जर्जर देश था, अनेक भागों में बटा हुआ था। जो वॉर लॉर्ड्स थे, अलग अलग इलाकों में उनका कब्जा था। कई हिस्सों पर विदेशी ताकतों का कब्जा था, उसमें फ्रांस था, ब्रिटेन था, जापान था। बहुत ही गरीब देश था। सामाजिक रूप से उसमें बहुत सारी समस्याएं थीं। कहा जाता था कि यह देश अफीमचियों का और वेश्याओं का देश है। खासकर 1840 में जो के बाद ब्रिटेन ने जिस ढंग से वहाँ अफीम के चलन को बढ़ाया था, तो देश एक तरह से सांस्कृतिक पतन के दौर में था। उस जगह से लेकर 72 साल के भीतर चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ देश के अंदर जिस तरह की मानव विकास संबंधी उसकी उपलब्धियाँ रही हैं, गरीबी को ख़त्म करना, एक्सट्रीम पॉवर्टी को, इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में अभी हाल में ही उसने अपना पहला स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन में मनुष्यों को भेजा है, जो बताया गया कि वो सभी किसान के बेटे हैं जो कृषक परिवारों फैमिलीज में पैदा हुए और उसके बाद अब वो अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। तो यह जो उपलब्धियां हैं, ये बड़ी ठोस उपलब्धियां हैं और इसीलिए दुनिया का ध्यान उसकी तरफ गया है। हम लोग सभी जानते हैं कि पश्चिमी दुनिया, जिसने पिछले 300 से 400 साल में पूरी दुनिया पर राज किया, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दुनिया भर के देशों को उपनिवेश बनाया, बाद में अपनी आर्थिक सत्ता से जो उनका इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म है उससे उनका वर्चस्व रहा। आज भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, सबसे बड़ी सैनिक ताकत है। तो यह जो ताकत है, इसे दुनिया में पिछले 300 साल में कम से कम किसी और शक्ति ने चुनौती नहीं दी थी। हाँ, सोवियत यूनियन ने दी थी, लेकिन सोवियत यूनियन ने कभी आर्थिक मोर्चे पे उसे चुनौती नहीं दी।
उसने टेक्नोलॉजी में दिया था और मिलिट्री पावर में दिया था। लेकिन जहाँ तक आर्थिक शक्ति की बात है तो पश्चिमी दुनिया के सामने कभी वैसी चुनौती नहीं आई जैसी चीन ने आज पेश की। अब इसकी झलक हम लोग देखते हैं। अभी जब G7 की मीटिंग हुई तो वहाँ कैसे सारा एजेंडा चीन को कैसे रोका जाए इस पर केंद्रित था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज पेश किया तो उसे पास कराने के लिए जो तर्क उन्होंने दिए उसमें उन्होंने कहा कि अगर चीन के मुकाबले हमें बने रहना है तो इसे पास करना पड़ेगा। चीन ने जो सेमीकंडक्टर में, चिप इंडस्ट्री में अपनी और 5G टेक्नोलॉजी में अपनी पहचान बनाई है, उसे उसका हवाला देकर अब पश्चिमी दुनिया चीन का मुकाबला करने या चीन के प्रभाव को रोकने की बात कर रही है। तो यह वो ठोस वजहें हैं जिसकी वजह से आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर सारी दुनिया में उस पर ध्यान दिया गया है। उसकी आलोचनाएं हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर। पश्चिमी नज़रिए से अगर देखें तो वहाँ पर एक पार्टी का शासन है, जो प्रेस की आज़ादी की जो पश्चिमी कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक वहाँ प्रेस की आज़ादी नहीं है। जैसा कि पश्चिमी देश आरोप लगाते हैं कि वहाँ बहुत सारे जन समुदायों का दमन किया जाता है। ये तमाम बातें हैं, दुनिया में चर्चित हैं। ये तमाम बातों पर दुनिया में अलग अलग एंगल से उसकी चर्चा होती रही है। उसके बारे में आज पूरी विश्व स्थिति ऐसी बन गई है कि इन सारे मुद्दों को लेकर पश्चिमी दुनिया और चीन में एक तरह का नया शीत युद्ध, नया कोल्ड वॉर बन गया है, ऐसा तमाम विशेषज्ञ और विश्लेषक मानते हैं। लेकिन इस जो चीन ने हासिल किया है पिछले 70 साल में, उस पर भी लोगों का ध्यान है और उसे भी विश्लेषणों में लाया गया है। और इसीलिए आज तक शायद ही किसी पार्टी के 100 साल पूरे होने पर उस देश से बाहर वैश्विक मीडिया में, वैश्विक स्तर पर वैसी चर्चा हुई हो जैसी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। और जब 1 जुलाई को मुख्य समारोह बीजिंग में मनाया जाएगा तो जाहिर है कि सारी दुनिया का जो मीडिया है उसकी खबर को वो दिखाएगा या उसके बारे में रिपोर्ट छापेगा। तो जो भी कॉन्ट्रडिक्शन है, उपलब्धियों और आलोचनाएं, उपलब्धियों की गिनती और आलोचनाओं के जो बिंदु हैं उसे साथ में रखने का, ये चीज़ें मौजूद हैं और आने वाले दिनों में भी रहेंगी। लेकिन जिसे कहा जा सकता है कि आप उसके विरोधी हो सकते हैं लेकिन आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो यह तो कहा ही जा सकता है कि अपनी 100वीं सालगिरह के मौके पर चीन ने दुनिया में, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दुनिया में अपनी हैसियत बना रखी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।